हेलो गाइस, मेरा नाम विकास पटेल है। मैं आज आप लोगों के बीच में रसायन विज्ञान शुरू करने जा रहा हूँ। रसायन विज्ञान में जो उसका पार्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसको अकार्बनिक रसायन कहते हैं हिंदी में। उसमें मैं आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में, इसका मतलब हिंदी है आयनन विभव। आयनन विभव होता है, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले इसका हम डिफिनीसन जान लेते हैं क्या होता है। इसमें आयनन विभव क्या किसे कहते हैं ये हम सीखते हैं। तो किसी विलगित परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें जो कम से कम ऊर्जा देनी पड़ती है, उस ऊर्जा को ही आयनन ऊर्जा कहते हैं या आयनन विभव कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो समझते हैं फिर इस डिफिनीसन के बारे में हम लोग कि किसी, मान लो हम जैसा कि जानते हैं, किसी परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। ठीक, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर क्या करेगा, मूव करेगा, अर्थात चक्कर लगाएगा। मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन इसमें। अब इसके बाह्यतम कोश से, हमको अंदर वाले ऑर्बिटल से मतलब नहीं है, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है उससे मतलब नहीं है हमें। उसके बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें जो कम से कम ऊर्जा देनी पड़ेगी किसी विलगित परमाणु से, सबसे पहले उसको निकालने के लिए जो हमें कम से कम ऊर्जा देनी पड़ेगी वही क्या होगा, आयनन ऊर्जा कहलाएगा हमारा। तो सबसे पहले डिफिनीसन में एक वर्ड आता है विलगित परमाणु। इसे अंग्रेजी में कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। विलगित परमाणु कहने का अर्थ है कि कोई भी परमाणु हो जो किसी से बांड ना बनाया हो या किसी के साथ न किसी यौगिक में ना हो। जैसे नाइट्रोजन ही ले लेते हैं, तो नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में, जैसा कि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानते हैं, 2 5 7 नंबर का है, तो 5 इसका आउटर मोस्ट में, बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षा में है, तो ये किसी न किसी से बाइंड ना किए हों, किसी से बांड ना बनाया हो। जैसे कि अमोनिया से ए, अगर मान लो NH3 में ए बांड बना लिया, ठीक। तो इस प्रकार से जो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन होंगे, ये तो मान लो कि 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में चल गए। अगर हमको निकालना रहेगा ये इलेक्ट्रॉन, तो इसको क्या करना पड़ेगा, पहले बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, तब जाके निकलेगा। तो हम वहाँ से बता नहीं पाएंगे कि ये आयनन ऊर्जा है कि या जो बांड तोड़ने में ऊर्जा दी गई है वह ऊर्जा है। तो यहाँ से ऐसे नहीं कह सकते हैं। तो मतलब कि आइसोलेटेड सिस्टम या विलगित परमाणु कहने का मतलब है कि वह फ्री एलिमेंट होना चाहिए। जैसे नाइट्रोजन ही है या फास्फोरस है, कोई एलिमेंट हो लेकिन वह किसी से बांड ना बनाया हो, सिंपल रहना चाहिए वह एलिमेंट। ठीक है, अब उसके बाद आता है कि उसको निकालने में बाहरी कोश से बाहर के जैसे न्यूक्लियस हो गया, तो इसके बाहरी कोश से ही एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो ऊर्जा देनी पड़ेगी और कम से कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है, कम से कम ऊर्जा क्यों दे रहे हैं हम। जैसे कि मान लो कि 3 किलो कैलोरी ऊर्जा देने पर, कैलोरी जूल से ऊर्जा देने पर ये इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है और 2.9 देने पर नहीं निकल पा रहा है। तो हम अगर मान लो 5 किलो कैलोरी जूल ऊर्जा दे देते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा और हो सकता है कि अंदर वाले कोश का भी इलेक्ट्रॉन निकल जाए। तो वह आयनन ऊर्जा नहीं कहलाएगा। आयनन ऊर्जा यही कहलाएगा जो कम से कम ऊर्जा देनी पड़े हमको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, वही हमारा क्या होता है, आयनन ऊर्जा होता है। इतना बात समझ में आई आयनन ऊर्जा की है, तो डिफिनीसन हो गई। अब हम देखते हैं कि आयनन ऊर्जा जो है किस पे डिपेंड करता है, या आयनन विभव जो है किस पे डिपेंड करता है, किस पे आधारित रहता है। तो सबसे पहला कि हम जानते हैं कि आयनन ऊर्जा जो होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है, वो साइज के जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि जितना हम साइज बढ़ेगा किसी एटम का, परमाणु त्रिज्या जितना बढ़ेगा, उसका आयनन विभव उतना कम होता जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें हम जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जाने पर परमाणुओं की परमाणु त्रिज्या घटती है और ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है, बढ़ती है, बहुत तेजी के साथ परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। तो आयनन विभव क्या हो जाएगा कि आयनन विभव अब ऊपर से नीचे आने पर तो घटने लगेगा, क्योंकि परमाणु त्रिज्या बढ़ रहा है। और आयनन विभव जो है बाएं से दाएं जाने पर वो बहुत तेजी के साथ बढ़ता है। अब देखते हैं कि क्यों ऐसा होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, मान लो यहाँ से एक न्यूक्लियस हो गया जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ठीक, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो अब जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं वो
से मिलकर बना होता है नाभिक। इसलिए नाभिक जो होता है हमारा पॉजिटिव नेचर शो करता है, एक ऐसा रहता है पॉजिटिव रहता है। तो इसके बाहरी कोश से हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, मान लो अगर ये इलेक्ट्रॉन जैसे परमाणु त्रिज्या अब क्यों बड़ी हो जा रही है तो क्यों आयनन ऊर्जा घट जा रहा है, देखते हैं। मान लो इलेक्ट्रॉन इसके पास में है तो यह न्यूक्लियस जो है इसकी जेड इफेक्टिव जो है एक होता है जेड इफेक्टिव, जिसके कारण क्या होता है साइज जो होती है घट जाती है। किसी एटम की जेड इफेक्टिव बढ़ने के कारण साइज क्या हो जाती है, घट जाती है। जैसा कि हम जानते हैं साइज जो होता है जेड डिफेक्टिव के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जेड डिफेक्टिव जितना बढ़ता है साइज उतना घटता है, और साइज जो है जेड डिफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। जेड स्क्रीनिंग इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना बढ़ेगा साइज भी उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, आगे अगले क्लास में बात करेंगे। लेकिन हम यहाँ अब बस सीखते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण नाभिक पॉजिटिव हो गया है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, खींचना चाहेगा, या खींचा भी रहता है, आकर्षित करता है। इसके पावर एक फोर्स लगाता है जिसे क्या कहते हैं, नाभिकीय प्रभाव कहते हैं। तो यदि यह इलेक्ट्रॉन अधिक दूर रहेगा, जितना दूर हम इसको इलेक्ट्रॉन को बढ़ाते जाएंगे, जितना दूर यह जाता जाएगा उतना नाभिक का प्रभाव उस पर कम होता जाएगा। मान लो इलेक्ट्रॉन इस और दूर चला गया, इस कक्षा में आ गया, तो यहाँ से न्यूक्लियस का प्रभाव इसके ऊपर बहुत कम है, या मतलब बहुत तेज़ी से इसको खींच नहीं पाएगा अंदर की तरफ ना, क्योंकि जेड डिफेक्टिव का मान यहाँ इतना दूर तक काम नहीं करेगा, थोड़ा बहुत काम करेगा, मतलब ज़्यादा नहीं करेगा। ठीक है, तो अब इसको निकालने के लिए हमें बहुत कम ही ऊर्जा में हम क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन यदि यहीं जो है किसी एटम के पास में रहे एकदम, मतलब न्यूक्लियस के पास में, प्रोटॉन हो गया मान लो, ये न्यूट्रॉन हो गया, न्यूक्लियस हो गया। अब हाइड्रोजन तो पहले ही कोश में इलेक्ट्रॉन रहता है, इसका यहाँ पर ही रहेगा। तो ये देखो न्यूक्लियस के एकदम पास में है, तो यहाँ पर जेड डिफेक्टिव का मान बहुत ज़्यादा होगा, इसके ऊपर नाभिकीय प्रभाव बहुत ज़्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यह इसको अपनी तरफ खींच रहा है, हम लोग इसको बाहर ले जा रहे हैं। और यहाँ भी यह इसको खींच रहा है, लेकिन उतनी तेज़ी से नहीं खींचा हुआ है जितना तेज़ी से यहाँ पर पास में होने के कारण है बहुत तेज़ी से खींचा हुआ। इसलिए हम कहते हैं कि साइज जैसे जैसे बढ़ेगा, परमाणु त्रिज्या जैसे जैसे बढ़ेगा, आयनन विभव का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि देखते हैं, अब यहाँ से समझ लेते हैं कि अब हमारा होता है, मान लो अगर हम आवर्त में चलें, ऐसे किसी पीरियड में चलें, तो लिथियम आता है सबसे पहले। लिथियम मान लो दूसरे आवर्त के तत्व को लेते हैं। लिथियम के बाद क्या आता है, बेरिलियम आता है, फिर बोरान आता है, फिर कार्बन आता है, फिर नाइट्रोजन आता है, फिर ऑक्सीजन आता है, फिर फ्लोरीन आता है, फिर नियान आता है। ठीक, तो अब देखो इधर से इधर जाने पर क्या हो रहा है, परमाणु त्रिज्या का मान घटेगा। परमाणु त्रिज्या का मान घटेगा। जब हम परमाणु त्रिज्या पढ़ेंगे तो इसमें अच्छे से जानेंगे कि कैसे घट रहा है, या तो बाद में सीख लेते हैं। फिर देखो इधर परमाणु त्रिज्या का मान घट रहा है तो आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा आयनन ऊर्जा इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर नाइट्रोजन का हो जाता है एक्सेप्शनली, वो बाद में हम लोग सीख लेंगे, क्वेश्चन जब करेंगे तो नाइट्रोजन का हो जाता है, फिर ऑक्सीजन का हो जाता है, फिर कार्बन, फिर बोरान, फिर बेरिलियम, फिर लिथियम। और नीचे आने पर क्या होता है, जैसे कि हमारा हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। जैसा कि ग्रुप में हम जानते हैं हाइड्रोजन के नीचे आता है लिथियम, फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो, फिर सोडियम, फिर क्या आता है पोटेशियम, इसी प्रकार से आते हैं नीचे। तो देखो फिर हाइड्रोजन की जो है साइज़ सबसे छोटी होगी, फिर लिथियम की उससे बड़ी होगी, सोडियम की उससे बड़ी हो जाएगी, पोटेशियम की उससे बड़ी हो जाएगी। तो हाइड्रोजन का जो है साइज़ छोटा होने के कारण आयनन विभव सबसे ज़्यादा होगा, फिर लिथियम का होगा, फिर सोडियम का होगा, फिर पोटेशियम का होगा। इस पर हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे और बहुत एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आता है, अच्छा से क्वेश्चन आता है। लेकिन टॉपिक अगर समझ में आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं। फिर इसमें हम जो है बात करते हैं कि आयनन ऊर्जा, ये तो बात समझ में आ गया ग्रुप में। अब आयनन ऊर्जा जो है लास्ट ग्रुप, जो 8वां ग्रुप है, या जिसको जीरो ग्रुप कहते हैं, या नोबेल गैस जिसको कहते हैं, इनर्ट गैस कहते हैं, आखिरी गैस जिसको कहते हैं, उसका आयनन ऊर्जा ज़्यादा हो जाता है। ये तो समझ में आ रहा है कि उसकी परमाणु त्रिज्या क्या होती है, परमाणु त्रिज्या जो होती है छोटी हो जाती है। जैसे अगर बात करें हम, देखो ग्रुप में तो कोई वेरिएशन नहीं, ग्रुप में जो ऊपर रहेगा उसका सबसे ज़्यादा आयनन ऊर्जा रहेगा, आयनन विभव रहेगा। नीचे आने पर आयनन ऊर्जा का मान या आयनन विभव का मान क्या होता है, घटता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी जैसा कि मैं बताया हूँ कि लिथियम के बाद क्या रहता है, बेरिलियम, फिर बोरान,
फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियान आ रहा था। ठीक, यहाँ पर नियान का सबसे ज़्यादा तो होगा ही क्योंकि साइज़ सबसे छोटी है, और इसमें मैं बोला कि और सॉरी बेरिलियम का भी ज़्यादा हो जाता है बोरान का, बोरान से। तो देखो यहाँ पर क्या है कि नियान का तो ज़्यादा होगा ही। फिर नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से क्यों ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हाफ फील्ड फुल फील्ड का कॉन्सेप्ट लगता है। जो हाफ जैसे तो फुल फील्ड होगा नियान का, हम जब भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसका अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं। 10 नंबर का तत्व है नियान। ठीक, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p6। अब p के लिए अगर हम बनाए हैं ऑर्बिटल तो यहाँ पर ऐसे हो गया, और हुंड के नियम से हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं इसमें 1 2 3 4। हुंड के नियम से इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन, अरे सॉरी यार, इसके लिए हमें p के लिए 3 ऑर्बिटल बनाना पड़ेगा। p के लिए कितना ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल। अब हुंड के नियम से भरते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें। अब हमारे पास ये टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। ये तो फुल फील्ड हो गया। तो हम यहाँ से एक नोट पॉइंट में यहाँ से आते हैं, जो फुल फील्ड रहता है ऑर्बिटल, जो फुल फील्ड ऑर्बिटल रहता है उसमें सबसे ज़्यादा, फिर एच, हाफ फील्ड, फिर अदर फील्ड। मतलब कि जो फुल फील्ड रहेगा उसमें आयनन ऊर्जा सबसे ज़्यादा लगेगा हमारा, फिर हाफ फील्ड वाले का उसके बगल वाले से बस ज़्यादा होगा। नहीं, ऐसा नहीं कि सबसे ज़्यादा फुल फील्ड वाले का हो गया तो हाफ फील्ड वाला का उसका बाद आएगा, ऐसा कोई नहीं है। उसके बस जस्ट बगल वाले एटम से ज़्यादा हो जाएगा। और अदर फील्ड में फिर उसके बाद लास्ट जो अदर फील्ड रहेंगे जो बचा रहेगा वो आएगा। जैसे अब हम बात कर लेते हैं नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p3। इसका देखो अगर हम बनाए इसके लिए डायग्राम तो 3 ऑर्बिटल बनाना पड़ेगा हमको इसके लिए। अब हुंड के नियम से भरे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, तो देखो ये जो है हाफ फील्ड आया। हाफ फील्ड जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वह बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है अदर फील्ड के अपेक्षा। फुल फील्ड तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। स्टेबिलिटी की हम लोग पढ़ेंगे बाद में। यहाँ पर देखो कैसे स्टेबल हो जाता है। एक तो सिमेट्री इसमें जो होती है, एक ही प्रकार से सभी इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो सिमेट्री के कारण स्टेबल हो जाता है। एक एक्सचेंज एनर्जी के कारण हो जाता है, मतलब हम इसको इस इलेक्ट्रॉन को इसमें भरें या इस इलेक्ट्रॉन को इसमें, तो एक्सचेंज करेंगे तो उतना ही एनर्जी रहेगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। इसका 2 कारण होता है कि फुल फील्ड जो होता है ज़्यादा स्टेबल होता है सबसे ज़्यादा, फिर हाफ फील्ड अदर फील्ड। फिर तो यहाँ पर पहला कारण तो सिमेट्री के कारण, मतलब एक ही जैसे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं सब में। अब इसमें भी क्या है, एक ही प्रकार के इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर फुल फील्ड है इसलिए ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर ये हाफ फील्ड, इसमें एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा मिलेगा, मतलब इसको इससे चेंज कर सकते हैं, इसको इससे चेंज कर सकते हैं, इसको इससे चेंज कर सकते हैं, इसको इससे चेंज कर सकते हैं। इसमें 3 ही बार चेंज कर सकते हैं, इसको इससे, इसको इससे, इसको 3 ही बार चेंज कर सकते हैं। इसलिए इसमें थोड़ा सा कम एनर्जी एक्सचेंज एनर्जी आ जाता है। सिमेट्री तो दोनों में है ना। ठीक, तो अब देखो इसकी जो है आयनन ऊर्जा क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन से अधिक हो जाएगी। उसी प्रकार से बेरिलियम जो भी है फुल फील्ड आ जाता है ऑर्बिटल, उसकी भी ऊर्जा क्या हो जाती है, बोरान से ज़्यादा हो जाती है। ठीक है।